मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त नीलकांत। आज स्टूडियो में आने में मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन यकीन मानिए इसकी वजह भी बेहद खास है। अरे भाई, देर से आए हो तो वजह भी तो बताओ। कहीं रास्ते में चाय समोसे पर तो नहीं रुक गए थे? अरे नहीं सेतिया भैया, आज तो मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते देर कर बैठा। गांव की चौपाल के पास पहुंचा तो देखा कि लोगों की अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा कोई पंचायत होगी, लेकिन पास जाकर देखा तो आप लोगों को कुछ समझा रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह कि वहां सिर्फ महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष भी बड़ी गंभीरता से आपकी बातें सुन रहे थे। अच्छा जी, तो आपने चोरी छिपे हमारी बातें भी सुन ली? हाँ बिल्कुल सेहतिया जी। और जो पहली बात मैंने सुनी उसने तो मुझे यही सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने कहा था कि अगर परिवार 2 लोगों का है तो उसकी जिम्मेदारी भी 2 लोगों की है। पर फिर क्या था, मैंने वही तय कर लिया कि आज का कार्यक्रम इसी विषय पर होगा। बहुत अच्छा किया, क्योंकि आज का दिन भी इसी चर्चा के लिए बहुत खास है। तो श्रोताओं, आज हम विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सेहतिया सिंह जी, सच बताइए, जैसे ही विश्व जनसंख्या दिवस का नाम आता है, लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि आज फिर जनसंख्या कम करने की बात होगी। आपने सही बोला आरजे नीलकांत, और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब केवल लोगों की संख्या गिनना नहीं है। इसका मतलब है हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन मिले, हर युवा को अपने सपने पूरे करने का अवसर मिले, और हर परिवार अपने भविष्य से जुड़े फैसले समझदारी से ले सके। यानी अब बात सिर्फ जनसंख्या की नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी की भी है। बिल्कुल, जरा सोचिए, अगर किसी परिवार में माँ स्वस्थ नहीं है, बच्चों को सही पोषण नहीं मिल रहा, युवा को पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा, और लोग बिना जानकारी के फैसले ले रहे हैं, तो केवल जनसंख्या की संख्या देखकर क्या फायदा होगा? असली विकास तब होता है जब लोग स्वस्थ हो, शिक्षित हो और अपने जीवन से जुड़े निर्णय खुद ले सके। और शायद यही वजह है कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस का विषय युवाओं को सशक्त बनाने पर भी जोर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज दुनिया ये कह रही है कि युवाओं को केवल भविष्य मत कहिए, बल्कि उन्हें आज से ही अवसर दीजिए। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, रोजगार, सही जानकारी और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार, यही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सेहतिया जी, लोग तो कहते हैं भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी बात लोगों की क्षमता है। बिल्कुल, आबादी अपने आप में समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब लोगों को अवसर नहीं मिलते। अगर युवा स्वस्थ होंगे, पढ़े लिखे होंगे और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वही आबादी देश की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। यानी हमें लोगों की गिनती से ज्यादा उनकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और इसी सोच के साथ भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी वर्षों से चल रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने वर्ष 1952 में राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। अच्छा सेहतिया भैया, लेकिन लोग आज भी परिवार नियोजन का मतलब सिर्फ 2 बच्चे या जनसंख्या नियंत्रण तक समझते हैं, जबकि इसका असली उद्देश्य कुछ और है। परिवार नियोजन का मतलब है कि पति पत्नी मिलकर ये तय करे कि उन्हें कब बच्चा चाहिए, कितने बच्चे चाहिए और दोनों बच्चों के बीच कितना अंतर रखना चाहिए। इससे माँ की सेहत बेहतर रहती है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं और पूरा परिवार बेहतर जीवन जी पाता है। यानी परिवार नियोजन किसी मजबूरी का नाम नहीं,
बल्कि समझदारी से लिया गया फैसला है। हाँ, आपने सही कहा। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये फैसला दोनों मिलकर ले। आज भी कई जगहों पर लोग सोचते हैं कि गर्भधारण, प्रसव और परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन परिवार तो दोनों का है ना, इसलिए जिम्मेदारी भी तो दोनों की होनी चाहिए। सच कहूँ तो हमारे समाज में अक्सर पुरुष इन बातों से दूरी बना लेते हैं। अस्पताल जाना हो, गर्भावस्था की जांच हो, आयरन की गोली हो या परिवार नियोजन की बात, अक्सर कहा जाता है कि ये तो महिलाओं का मामला है। और यही सोच बदलने की जरूरत है। एक जिम्मेदार पति केवल कमाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वे अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था की जांच के लिए भी जाता है। ये भी देखता है कि पत्नी समय पर पौष्टिक भोजन खा रही है या नहीं, आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ले रही है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर अस्पताल पहुंचने की तैयारी भी पहले से करता है। सही बात है। यानी एक स्वस्थ परिवार की शुरुआत पति पत्नी दोनों की साझेदारी से होती है। हाँ, और ये साझेदारी केवल गर्भावस्था तक सीमित नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद टीकाकरण करवाना, माँ को आराम मिलने देना, स्तनपान में सहयोग करना, बच्चे की देखभाल करना और आगे परिवार नियोजन पर मिलकर निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सहतिया जी, कई बार पुरुष कहते हैं कि परिवार नियोजन तो महिलाओं के लिए होता है, हमें इससे क्या लेना देना। देखिए, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। परिवार नियोजन महिलाओं का नहीं, पूरे परिवार का विषय है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर योजना बनाते हैं तभी माँ स्वस्थ रहती है, बच्चा स्वस्थ रहता है और परिवार आर्थिक रूप से भी मजबूत बनता है। आपने आर्थिक मजबूती की बात कही, इसका परिवार नियोजन से क्या संबंध है सेहतिया जी? है ना, बहुत गहरा संबंध है। सोचिए, अगर परिवार अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की योजना बनाता है तो हर बच्चे की पढ़ाई, पोषण, टीकाकरण और देखभाल पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है। परिवार की आय का सही उपयोग होता है और भविष्य की योजना बनाना भी आसान हो जाता है। यानी बात केवल बच्चों की संख्या की नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर अवसर देने की भी है। हाँ, यही बात है और यही विश्व जनसंख्या दिवस का सबसे बड़ा संदेश भी है। हर बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य मिले, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि परिवार के फैसले जानकारी के आधार पर लिए जाएं, ना कि अफवाहों या सामाजिक दबाव के आधार पर। अच्छा सेहतिया जी, आपने जानकारी की बात कही, लेकिन आज भी कई लोग परिवार नियोजन के साधनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यही वजह है कि हमें खुलकर इन विषयों पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है। तो सेहतिया भैया, फिर आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे कि परिवार नियोजन के कौन कौन से सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं, कौन सा साधन किसके लिए उपयुक्त हो सकता है, पुरुषों की भूमिका क्या है, युवाओं के लिए सरकार कौन कौन सी पहल कर रही है, और आखिर स्वस्थ परिवार का रिश्ता स्वस्थ समाज से कैसे जुड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि जब जानकारी सही होती है तब फैसले भी सही होते हैं, और सही फैसले ही एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और मजबूत देश की नींव होती है। अच्छा सेहतिया जी, आपने अभी कहा कि सही जानकारी ही सही निर्णय की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन आज भी गांव में कई लोग कहते हैं कि भगवान जितने बच्चे दे उतने अच्छे। ऐसे में परिवार नियोजन की बात करना क्या सही है? देखिए आरजे जी, बच्चे भगवान का आशीर्वाद हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति भी तो दी है। अगर परिवार अपनी परिस्थितियों, माँ की सेहत और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय ले तो ये भी उतनी ही समझदारी की बात है। परिवार नियोजन का मतलब बच्चों से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि बच्चों को बेहतर जीवन देना है। अच्छा, यानी परिवार का आकार नहीं, परिवार का स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, और इसी वजह से सरकार भी हमेशा कहती है कि
परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या कम करना नहीं, बल्कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी तो बच्चा स्वस्थ होगा, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी देश का भविष्य भी मजबूत होगा। अच्छा सेतिया भैया, लेकिन आज भी कई महिलाएं कहती हैं कि वे अभी बच्चा नहीं चाहती, फिर भी कोई गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल नहीं कर पाती। ऐसा क्यों? आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है आरजे नीलकांत। कई बार जानकारी की कमी होती है, कई बार डर होता है, तो कई बार परिवार या समाज का दबाव। कुछ महिलाओं को साधनों की जानकारी नहीं होती, कुछ को लगता है कि इनसे नुकसान होगा, और कई बार पति की सहमति न होने के कारण भी वे कोई साधन नहीं अपना पाती। इसीलिए केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी जागरूक करना जरूरी है। यानी अगर पति पत्नी दोनों खुलकर बात करें तो कई समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं। बिल्कुल, परिवार में बातचीत बहुत जरूरी है। जब पति पत्नी मिलकर निर्णय लेते हैं तभी परिवार नियोजन सफल होता है। अच्छा सेतिया भैया, आपने पहले बच्चों के बीच अंतर रखने की बात कही थी, आखिर यह इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्योंकि माँ का शरीर भी आराम चाहता है। अगर एक बच्चे के तुरंत बाद दूसरा बच्चा हो जाए तो माँ को पूरी तरह स्वस्थ होने का समय ही नहीं मिलेगा। इससे माँ में खून की कमी, कमजोरी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। वहीं अगले बच्चे के कम वजन के साथ जन्म लेने या समय से पहले जन्म लेने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि दो बच्चों के बीच लगभग 3 साल का अंतर रखना माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर होता है। यानी यह केवल परिवार की सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी सवाल है। हाँ, और ये बात जितनी महिलाओं को समझनी चाहिए उतनी पुरुषों को भी। लेकिन सेतिया भैया, जब परिवार नियोजन की बात होती है तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यह आता है कि आखिर कौन कौन से सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं? और ये सवाल बिल्कुल सही भी है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हर दंपति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ समय बाद बच्चा चाहता है, कोई कई वर्षों तक नहीं चाहता, और किसी का परिवार पूरा हो चुका होता है। इसीलिए सभी के लिए अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं। तो शुरुआत उन दंपतियों से करते हैं जो कुछ समय बाद बच्चा चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। ऐसे दंपतियों के लिए कई सुरक्षित विकल्प हैं, जैसे कॉन्डम जो गर्भधारण रोकने के साथ साथ कई यौन संक्रमणों से भी सुरक्षा देता है। नियमित गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध हैं। सरकार माला एन जैसी गोलियां भी उपलब्ध कराती हैं। छाया नाम की एक गैर हार्मोनल गोली भी उपलब्ध है, जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सलाह के अनुसार लिया जा सकता है। और जो इंजेक्शन वाला साधन है उसके बारे में भी लोग पूछते हैं। जी हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। ये एक सुरक्षित विकल्प है, लेकिन इसे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की सलाह और समय के अनुसार ही लेना चाहिए। अच्छा, कई लोग कॉपर टी का नाम भी सुनते हैं, यह क्या होता है सेतिया जी? मैं बताता हूँ। कॉपर टी या IUCD एक सुरक्षित और प्रभावी साधन है। इसे प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी लगाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे रोज याद रखने की जरूरत नहीं होती। कई वर्षों तक यह गर्भधारण से सुरक्षा देता है, और जब दंपति दोबारा बच्चा चाहती है तो इसे निकलवाया भी जा सकता है। अच्छा, लेकिन गाँव में कॉपर टी को लेकर बहुत तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है कि यह शरीर में इधर उधर घूम जाती है, कोई कहता है कि इससे हमेशा के लिए बच्चा नहीं होता है। और यही अफवाहें लोगों को सही फैसले लेने से रोक देती हैं। सच ये है कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा सही तरीके से लगाया गया IUCD सुरक्षित होता है। अगर किसी को कोई परेशानी महसूस हो तो वह स्वास्थ्य केंद्र जाकर सलाह ले सकता है। इसलिए अफवाहों पर नहीं, डॉक्टर, ANM या आशा की सलाह पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा, अगर किसी दंपत्ति का परिवार पूरा हो चुका हो तो उसके लिए क्या विकल्प है? तब स्थायी साधनों पर विचार किया जा सकता है। महिलाओं के लिए नसबंदी की सुविधा है। पुरुषों के लिए भी नसबंदी का सुरक्षित विकल्प उपलब्ध है, जिसे नो स्कैल्पल वेसेक्टॉमी या NSV कहा जाता है। लेकिन
पुरुष नसबंदी को लेकर तो सबसे ज्यादा डरते हैं। और ये डर ज्यादातर गलत धारणाओं पर आधारित है। कई लोग सोचते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाएगा या उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, जबकि यह बिल्कुल गलत है। नो स्कैल्पल वेसेक्टॉमी एक सुरक्षित प्रक्रिया है। इससे पुरुष की ताकत, मर्दानगी या रोजमर्रा के काम पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी पुरुषों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल, परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं है। अगर पुरुष आगे आएंगे तो महिलाओं पर अनावश्यक बोझ भी कम होगा और परिवार के निर्णय अधिक समानता के साथ लिए जा सकेंगे। और अगर कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि बिना योजना के असुरक्षित संबंध बन जाए तो? ऐसी स्थिति में आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग नियमित गर्भ निरोधक साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। सही सलाह के लिए स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करना सबसे अच्छा रहता है। अच्छा सेहतिया भैया, सरकार इन सभी सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, सरकार ने परिवार नियोजन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की है। मिशन परिवार विकास के माध्यम से उन राज्यों और जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां प्रजनन दर अधिक रही है। लोगों को अधिक विकल्प मिले, इसके लिए अंतरा और छाया जैसे नए साधन उपलब्ध कराए गए हैं। संस्थागत प्रसव के बाद परिवार नियोजन की सलाह देने की व्यवस्था मजबूत की गई है। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर जानकारी देती है, कॉन्डम और गोलियां उपलब्ध कराती है और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र से भी जुड़ती हैं। अच्छा, यानी अब केवल अस्पताल जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता, बल्कि सेवाएं समुदाय तक पहुंच रही हैं। हाँ, और इसके अलावा स्वास्थ्य केंद्रों पर तय दिनों में परिवार नियोजन सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि लोगों को सुविधा के लिए बार बार चक्कर ना लगाना पड़े। अच्छा सेहतिया भैया, आपने शुरुआत में युवाओं की बात भी की थी। अगर सही जानकारी युवावस्था में ही मिल जाए तो शायद आगे चलकर बहुत सी समस्याएं रोकी जा सकती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही और यही हमें अगली चर्चा में समझना है कि किशोर और युवा क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, सरकार उनके लिए क्या कर रही है और कैसे सही जानकारी उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तो श्रोताओं, आज की चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सेहतिया जी, एक बात बताइए, अगर कोई दंपत्ति परिवार नियोजन अपनाना चाहता है तो उनके पास विकल्प क्या क्या हैं? कई लोगों को लगता है कि बस नसबंदी ही एक रास्ता है। नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है आरजे। आज सरकार परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित और वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध करा रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर दंपत्ति की जरूरत अलग होती है। कोई कुछ साल तक बच्चा नहीं चाहता, कोई 2 बच्चों के बाद परिवार को पूरा मानता है, तो कोई अभी केवल अंतर रखना चाहता है। इसीलिए विकल्प भी अलग अलग हैं। यानी एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता। अगर पति पत्नी अभी बच्चा नहीं चाहते लेकिन भविष्य में चाहते हैं तो उनके लिए स्पेसिंग मेथड्स यानी जन्म के बीच अंतर रखने वाले साधन उपलब्ध हैं। जैसे सबसे पहले है कॉन्डम। ये बहुत आसान, सुरक्षित और बिना किसी दुष्प्रभाव वाला तरीका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये न केवल अनचाहे गर्भ से बचाता है बल्कि यौन संचारित संक्रमण यानी STI और HIV से भी सुरक्षा देता है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं और नवविवाहित दंपतियों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। और अगर कोई महिला रोज गोली खाना भूल जाए तो तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार माला N नाम की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराती है। इसके अलावा छाया नाम की गोली भी उपलब्ध है, जिसे हर दिन नहीं बल्कि निर्धारित अंतराल पर लिया जाता है। और कई बार लोग कॉपर टीका भी नाम लेते हैं। हाँ, जिसे हम IUCD या कॉपर टीवी कहते हैं। सरकार की ओर से CU-IUCD 380A और CU-IUCD 375 उपलब्ध है। इसे प्रशिक्षित ANM या डॉक्टर लगाते हैं। एक बार लगने के बाद
ये कई वर्षों तक सुरक्षित गर्भ निरोध देता है और जब महिला चाहे इसे निकलवा कर फिर से गर्भ धारण कर सकती है। और इंजेक्शन वाला तरीका भी है ना सेतिया भैया? हाँ, सरकार अंतरा कार्यक्रम के तहत गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उपलब्ध कराती है। इसमें हर 3 महीने पर एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन महिलाओं के लिए रोज गोली लेना मुश्किल हो उनके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर किसी कारणवश असुरक्षित संबंध बन जाए तब आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली यानी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी उपलब्ध है, लेकिन इन्हें नियमित गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये केवल आपात स्थिति के लिए है। और जिनका परिवार पूरा हो चुका है तब स्थायी उपाय भी उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मिनी लैप और लेप्रोस्कोपिक नसबंदी और पुरुषों के लिए नो स्कैल्पल वेक्सटॉमी जिसे NSV कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो पुरुष नसबंदी से लोग बहुत डरते हैं। डर जानकारी की कमी से पैदा होता है। सच्चाई ये है कि नो स्कैल्पल वेक्सटॉमी एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं होता, जल्दी रिकवरी होती है और इससे पुरुष की ताकत, काम करने की क्षमता या वैवाहिक जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल शुक्राणुओं का रास्ता बंद करता है। यानी जो बातें लोग सुनते हैं कि नसबंदी के बाद आदमी कमजोर हो जाता है, वह निरर्थक है। हाँ, सही कहा आपने, वो गलत है। ये केवल अफवाहें हैं। इसलिए सरकार लगातार पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। सेतिया भैया, सरकार परिवार नियोजन के लिए और क्या क्या कर रही है? सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। उनमें सबसे प्रमुख है मिशन परिवार विकास। यह क्या है भैया? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जिन राज्यों और जिलों में प्रजनन दर ज्यादा है वहां परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसका विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य है हर दंपति तक उनकी पसंद के अनुसार सुरक्षित गर्भ निरोधक साधन पहुंचे। यानी केवल साधन उपलब्ध कराना ही नहीं। बिल्कुल, इसके साथ साथ लोगों को सही जानकारी देना, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक सेवाएं पहुंचाना, प्रसव के तुरंत बाद परिवार नियोजन की सलाह देना, स्वास्थ्य संस्थानों में निश्चित दिनों पर परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराना, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैयार करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये सभी इस अभियान का हिस्सा है। और पुरुषों की भागीदारी? वो भी इस अभियान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार स्पष्ट रूप से कहती है कि परिवार नियोजन केवल महिलाओं का विषय नहीं बल्कि पति पत्नी दोनों की साझा जिम्मेदारी है। लेकिन बात केवल शादीशुदा लोगों की ही नहीं, आज तो युवाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, भारत में लगभग 25 करोड़ से अधिक किशोर और किशोरियां हैं। यही देश का भविष्य है, इसलिए उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है भैया? इसके लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RKSK चलाया जा रहा है। इससे क्या होता है सेतिया भैया? इसमें किशोरों को केवल प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी ही नहीं दी जाती बल्कि पोषण, एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य, नशे से बचाव, हिंसा की रोकथाम, मासिक धर्म, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, जीवन कौशल और सही निर्णय लेने जैसी कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती हैं। यानी यह केवल बीमारी का इलाज नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की तैयारी है। बिल्कुल, इसके लिए एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स यानी किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनाए गए हैं, जहां लड़के और लड़कियां बिना झिझक सलाह और सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और स्कूलों में भी कुछ कार्यक्रम चलते हैं क्या? जी हाँ, आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में स्वास्थ्य और जीवन कौशल से जुड़ी शिक्षा भी दी जाती है। इसमें क्या खास बात है सेतिया भैया? इसमें खास बात यह है कि हर स्कूल में एक पुरुष और एक महिला शिक्षक को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर बनाया जाता है। वे बच्चों के साथ नियमित रूप से स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, स्वच्छता और किशोर स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि बच्चे शुरू से ही सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें। अच्छा सेतिया भैया, आज
विश्व जनसंख्या दिवस का वैश्विक संदेश भी युवाओं को सशक्त बनाने का है। बिल्कुल, इस वर्ष का संदेश यही कहता है कि यदि युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की आजादी मिलेगी, तभी समाज और देश का संतुलित विकास संभव होगा। यानी लोगों को यह नहीं बताना कि कितने बच्चे हों, बल्कि यह सुनिश्चित करना कि अपनी इच्छा से सही जानकारी के आधार पर सही समय पर निर्णय ले सके। यही प्रजनन अधिकार है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कब शादी करे, कब माता पिता बने, कितने बच्चे हों और उनके बीच कितना अंतर हो। लेकिन ये निर्णय सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के साथ होना चाहिए। जी सेहतिया भैया, आज की बातचीत से मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। विश्व जनसंख्या दिवस केवल आबादी गिनने का दिन नहीं है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी, समानता और अवसर की बात करता है। यह महिलाओं के सम्मान की बात करता है। ये पुरुषों की भागीदारी की बात करता है। यह किशोरों के भविष्य की बात करता है। और ये स्वस्थ परिवारों की बात करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताता है कि स्वस्थ समाज की शुरुआत घर से होती है, जहां पति पत्नी मिलकर फैसले लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बच्चों को बेहतर भविष्य देने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल, जब पुरुष जिम्मेदारी निभाते हैं, महिलाएं सशक्त होती हैं, किशोर सही जानकारी पाते हैं और परिवार मिलकर निर्णय लेते हैं, तभी समाज आगे बढ़ता है। तो श्रोताओं, इस विश्व जनसंख्या दिवस पर आइए एक संकल्प लें। हम परिवार नियोजन से जुड़े मिथकों पर नहीं, सही जानकारी पर विश्वास करेंगे। महिलाओं के साथ पुरुष भी बराबरी से स्वास्थ्य और परिवार की जिम्मेदारी निभाएंगे। किशोरों को सही जानकारी देंगे, उनकी बात सुनेंगे और उन्हें सम्मान देंगे, क्योंकि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और मजबूत भारत की पहचान है। और यदि आपको परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक साधनों या किशोर स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ताओं से अवश्य संपर्क करें। सभी सेवाएं गोपनीयता और सम्मान के साथ उपलब्ध कराई जाती हैं। और इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। सेहतिया सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आरजे नीलकांत। सभी श्रोताओं से यही कहना चाहूँगा कि जनसंख्या का सवाल केवल संख्या का नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के बेहतर जीवन, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य का सवाल है। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो नमस्कार श्रोताओं, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद।